गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 27 अप्रैल 2024 का जो भी करंट अफेयर्स है वो देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड यानी IREDA यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एवं इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार दास ने नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित विश्व ऊर्जा कांग्रेस यानी वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस के 26वें संस्करण में भाग लिया। तो कुछ फैक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, विश्व एनर्जी कांग्रेस अभी कहां पर हुई है? तो नीदरलैंड का एक शहर है रॉटरडैम, पोर्ट सिटी है, वहां पर यह हुई है। और इसका कौन सा एडिशन था? 26 या 26वां संस्करण था। भारत की तरफ से इसमें IREDA यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के निदेशक प्रदीप कुमार दास ने भाग लिया। इसमें इन्होंने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मेंशन किया है। उन्होंने कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता में चौथे स्थान पर है, यानी हमारे पास जो रिन्यूएबल एनर्जी एस्टेब्लिश करने की कैपेसिटी है उसमें हम 4th रैंक पर दुनिया में इस समय लाई करते हैं। और आपने देखा होगा लगातार हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी भारत काफी काम कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन एक वजह से और चर्चा में है, नीचे मैंने डाला भी है, ये इसका पूरा एक बैनर है। वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल जो थीम रही वो ये है आपकी रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर द पीपल एंड प्लेनेट, और 26वां एडिशन था। इसकी तरह देखिए एक और अभी समिट हुई थी, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट। ये आपकी कहां पर हुई है? ये यूएई के अबू धाबी में हुई है। ठीक है, यूएई के अबू धाबी में, इसकी कैपिटल में, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ रिसेंट मीटिंग्स जो चर्चा में है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट है, यानी पहली न्यूक्लियर एनर्जी समिट है। ये बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हुई है। ब्रसेल्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट संस्था का हेडक्वार्टर है जिसका नाम है नेटो। G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, G7 जो समूह है इसके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई इटली के एक शहर कैप्री में। G7 वैसे G8 है, 8 कंट्री इसमें शामिल है, लेकिन रशिया को फिलहाल इससे बाहर किया हुआ है। G7 की बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में फ्रांस के द्वारा की गई है। और इसमें देखिए वैसे तो कंट्री 8 है, लेकिन यूरोपियन यूनियन भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन कभी भी इसका चेयरपर्सन नहीं बन सकता। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इश्यूज UNPFII, ये अभी पिछले हफ्ते ही मीटिंग हुई है न्यूयॉर्क USA में। इसके अलावा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस फॉर सूडान, ये मैंने कवर किया था। मैंने आपको बताया था कि सूडान और उसके आसपास के क्षेत्र में काफी ज्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस और वहां पर मिलिटेंट ग्रुप्स यानी जो विद्रोही संगठन है बहुत एक्टिव रहते हैं, इसीलिए वहां के लोगों की मदद करने के लिए अभी हाल ही में फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये आयोजन किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एक भारत में हुआ आयोजन चर्चा में है, फर्स्ट भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो। तो ये भारत का पहला स्टीम बॉयलर एक्सपो था जो गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत और ब्राजील के बीच ये पहला 2+2 डायलॉग है। तो फर्स्ट 2+2 डायलॉग विद ब्राजील ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 2+2 मतलब क्या होता है? इसमें देखिए देश के 2 सीनियर मोस्ट मिनिस्टर भाग लेते हैं, जिसमें एक होता है आपका डिफेंस मिनिस्टर और एक होता है फॉरेन मिनिस्टर। तो 2+2 मतलब 2 भारत की तरफ से होंगे, 2 ऑफिशियल्स आपके ब्राजील की तरफ से होंगे, और इस तरीके का ये पहला दोनों के बीच में संवाद था। तो इसको याद रखिएगा, इंडिया और ब्राजील के बीच में। आपसे सीधे पूछ सकता है कि हाल ही में किन 2 देशों के बीच में या भारत ने किसके साथ पहला 2+2 संवाद आयोजित किया? तो ब्राजील के साथ किया है। ब्राजील की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है ब्राजीलिया। और अगर करेंसी की बात करें तो वो है आपकी क्रूजेरो रियाल। ठीक है, क्रूजेरो रियाल इसकी कैपिटल है। ब्राजील में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है सेंटोस। ठीक है, सेंटोस पोर्ट है, इसको दुनिया का कॉफी पोर्ट भी कहा जाता है। ब्राजील कॉफी के उत्पादन में दुनिया में पहली रैंक पर है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा शुगर केन या गन्ने के उत्पादन में भी ब्राजील की रैंक फर्स्ट है। आगे चलते हैं। और हाँ, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है अमेजोन, ठीक है, अमेजन जो नदी है उसका डेल्टा भी आपका ब्राजील में ही बनता है। और कहां पर गिरती है? ये अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में गिरती है। आगे चलते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इसके तहत कार्यरत भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग यानी
IHRC इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन, जो आपका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, उसने देखिए कल अपना नया लोगो और एक नया आदर्श वाक्य जारी किया है। और यह अभिलेखीय मामलों का एक शीर्ष सलाहकार निकाय है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1919 में की गई थी। नीचे डाला है मैंने, ये इनका नया लोगो है, आप देख सकते हैं। किताब नीचे बुक है या कॉपी है, पेन दिखा रखा है क्योंकि ये लोग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। ऊपर अशोक की लाट है। इस बार जो इन्होंने आदर्श वाक्य अपनाया वो ये है, यत्र इतिहासम भविष्यायाम संरक्षिता, मतलब वेयर द हिस्ट्री इज प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर, जहां पर इतिहास को भविष्य के लिए संरक्षित किया जाता है, ये इसका अर्थ है। ठीक है, और आपको पता होगा अशोक की लाट हमने कहां से ली है? जो सारनाथ का पिलर है अशोक का, ठीक है, वहां से हमने ये ली है। वहीं पर एक म्यूजियम बना हुआ है, वहां पर ओरिजिनल ये रखी हुई है। इसके नीचे जो पिलर था उस पर ब्राह्मी लिपि में शिलालेख भी आप पूरा एक लिखा हुआ है अशोक के द्वारा, तो वहां से हमने ये लिया है। SJVN लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में 1500 मेगावाट के नाथपा झगड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन, तो पहला फैक्ट आपको यही याद रखना है कि नाथपा झगड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। यहां पर इन्होंने भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो आपसे सीधे पूछेगा कि हाल ही में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां पर की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश के नाथपा झगड़ी में की गई है। यह प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन के साथ 25 किलोवाट क्षमता के ईंधन सेल के जरिए बिजली भी पैदा करेगा, जो काफी एक हम कह रहे हैं नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भारत लगातार मूव कर रहा है। सोलर पावर के क्षेत्र में हमने काफी अच्छा काम किया है। इसके अलावा देखिए हाइड्रोजन से संबंधित कुछ और फैक्ट्स बता देता हूं जो अभी लगातार करंट अफेयर्स में बने हुए हैं। स्टेनलेस स्टील के सेक्टर में, ठीक है, इस प्रश्न को सही से समझिएगा, बढ़िया प्रश्न है। स्टेनलेस स्टील के सेक्टर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर अभी इनॉग्रेट किया गया? हरियाणा के हिसार में। एक बहुत फेमस स्टील कंपनी है जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड, उसने ये इनॉग्रेट अभी किया था। तो एक तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि स्टेनलेस स्टील के सेक्टर में पहला प्लांट है ग्रीन हाइड्रोजन का। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये फैक्ट्स आप याद रखिएगा। प्रसिद्ध यक्षगान गायक सुब्रमण्यम धारेश्वर का 67 वर्ष की आयु में कल निधन हो गया। वह अपनी शानदार आवाज के लिए भगवत श्रेष्ठ के नाम से प्रसिद्ध थे। तो ये न्यूज इतनी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन हमारे लिए है यक्षगान, क्योंकि यक्षगान आपसे पूछ सकता है किस एरिया का फोक डांस है। तो यक्षगान पारंपरिक लोक नृत्य या फोक डांस है जो कर्नाटक के तटीय जिलों में प्रसिद्ध है। जो कोस्टल कर्नाटक है वहां पर ये किया जाता है। और ये थोड़ा थोड़ा केरल में इसी तरीके का एक नृत्य होता है थेयम, उससे ये थोड़ा थोड़ा मिलता है। तो देखिए दो तरीके के इंपॉर्टेंट नृत्य होते हैं, एक होते हैं आपके क्लासिकल डांस, ठीक है, क्लासिकल डांस, और एक होते हैं आपके फोक डांस। फोक डांस वो डांस होते हैं जो उस लोकल एरिया में किए जाते हैं। तो यक्षगान एक कर्नाटक के एरिया में होने वाला फोक डांस है। बात करें क्लासिकल डांस की तो भारत सरकार द्वारा टोटल 8 क्लासिकल डांस को मान्यता दी गई है, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश का है जिसका नाम है कथक। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कर्नाटक की, तो कर्नाटक का एक प्रसिद्ध फोक नृत्य आपका यक्षगान है। इस तरीके का कुछ इसमें ड्रेस पहनी जाती है। केरल की बात करें तो केरल के 2 आपके क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज किए गए हैं, एक है आपका मोहिनी यट्टम और एक तो बहुत फेमस है कथकली। ठीक है, तो ये 2 डांस आपके 8 में से शामिल है केरल के। सबसे पुराना वैसे डांस किसको माना जाता है? भरतनाट्यम को माना जाता है। भरतनाट्यम कौन से राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। किसको भारतीय संगीत का या भारतीय नाट्य का मैग्नम ओपस माना जाता है, बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है? तो नाट्य शास्त्र को। ठीक है, नाट्य शास्त्र में डांस, मुख अभिनय वगैरह इसकी बात की जाती है। किसने लिखी है? ये भरत मुनि, इनके द्वारा ये लिखी गई है, तो इसको भी याद रखिएगा। कुछ देखिए हमारी एक लिस्ट आती है यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की, कुछ फोक डांस उसमें शामिल है, वो लिस्ट मैंने डाली है। तो कुछ केवल डांस उसमें से देखते हैं, बाकी और कुछ ज्यादा उसमें देखेंगे नहीं। तो सम फेमस डांसेस इज यूनेस्कोस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट जो शामिल है। एक सबसे पहले है संस्कृत में एक थिएटर या नाटक आयोजित किया जाता है कूडियट्टम, ये आपका केरल का है। इसके साथ साथ एक और थिएटर है केरल का मुडियट्ट, इसको याद रखना है। इसके अलावा नीचे राजस्थान का एक बहुत फेमस डांस इसमें शामिल है कालबेलिया, ठीक है, फोक डांसेज एंड सॉन्ग्स ऑफ राजस्थान। छाऊ डांस है जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में किया जाता है, इसको मास्क डांस भी बोलते हैं। ठीक है, मास्क डांस।
क्योंकि इसमें काफी सुंदर सुंदर मास्क बनाए जाते हैं जो डांसर्स पहनते हैं। इसके अलावा मणिपुरी संकीर्तन, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है डांस, ठीक है। तो ये सारे डांस कुछ जो इसमें मैंने आपको बताया, इनको आप देख लीजिएगा। कुडियट्टम मुडियट्टू केरल के हैं, कालबेलिया राजस्थान का है, छाऊ डांस वेस्ट बंगाल और उड़ीसा दोनों में होता है, और इसके अलावा मणिपुरी संकीर्तन। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ ने खेल की वैश्विक नियामक संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, देखिए हुआ क्या था, जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है इसने भारत की जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है इस पर बैन लगा दिया था, और इन्होंने कहा था कि एथलीट्स जो आपके हैं, जो भी खिलाड़ी हैं, उनके दुविधाएं दूर करने के लिए या उनकी समस्याएं दूर करने के लिए आप पहले एक एथलेटिक या एथलीट कमीशन का स्थापना करो, तब आपके ऊपर से बैन हटेगा। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक एथलीट कमीशन की स्थापना कर दी है और उसका अध्यक्ष बनाया गया है नरसिंह यादव जी को। ठीक है, इसमें 8 मेंबर हैं आपके, इसमें से एक नरसिंह यादव है। तो WFI के निलंबन को हटाने की एक शर्त के रूप में UWW ने महासंघ को पहलवानों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक एथलीट आयोग स्थापित करने का निर्देश दिया था, जो मैंने आपको बताया। तो ये इसके हेड है, इसको याद रखिएगा। मुंबई के दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में अभिनेता रणदीप हुड्डा को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी इससे पहले किसको दिया गया है? अमिताभ बच्चन सर को। ठीक है, अमिताभ बच्चन सर को दिया गया। रणदीप हुड्डा को स्पेशली ये जो इनकी मूवी आई थी अभी सावरकर, ठीक है, उसके लिए सम्मानित किया गया, क्योंकि सावरकर जी महाराष्ट्र से ही थे और महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर जी की याद में ये स्थापित किया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। तो ये डे याद रखना है। इस बार की इसकी थीम क्या रही? IP और SDG यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा, और SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण। तो इन्होंने इस बार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को SDG के साथ लिंक किया है। SDG आपको पता है एजेंडा 2030, 2030 तक हमें 17 गोल्स हैं जिसको टारगेट हमने किया है, और ये अलग अलग क्षेत्र, हेल्थ, क्लाइमेट चेंज और वाटर सैनिटेशन यानी साफ सफाई, और इसके अलावा और भी कई सारे क्षेत्रों से ये संबंधित है। बात करें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। एक प्रदर्शनी अभी चर्चा में है। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी गेटेक्स 2024 चल रही है। तो आप देख लीजिए, गेटेक्स 2024 यानी वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी कहां पर हुई है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में। नीचे मैंने इसका एक लोगो डाला है, ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन। तो जगह याद रखिएगा आपका दुबई। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने पहले आसियान फ्यूचर फोरम में हिस्सा लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आसियान एक रीजनल ग्रुपिंग है साउथ ईस्ट एशिया का, और भारत भी दक्षिण एशिया में पड़ता है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये पहला इसका आयोजन है, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आसियान फ्यूचर फोरम आयोजित कहां पर किया गया? यह वियतनाम की राजधानी हनोई में आयोजित किया गया, क्योंकि वियतनाम ने ही देखिए 2023 में जो आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें इसको अपनाने की बात की थी, उसको प्रस्तावित किया था आसियान फ्यूचर फोरम को। तो वियतनाम में आयोजित किया गया। यही आपसे जरूर पूछेगा कि ये कहां पर आयोजित किया गया, और इस बार इसका विषय क्या था? जन केंद्रित आसियान समुदाय के तीव्र और सतत विकास की ओर, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर। आसियान के बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यह दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का एक समूह है जिसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के हस्ताक्षर के साथ हुई थी। वर्तमान में देखिए इसमें 10 मेंबर हैं। भारत ओरिजिनल आसियान का मेंबर नहीं है। आसियान के 6 फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं, उसमें से भारत एक है जिसको आसियान +6 बोला जाता है। तो इंडिया आसियान +6 का मेंबर है। आसियान में केवल 10 मेंबर आपके हैं, जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये 10 इसमें मेंबर है। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है, यानी आसियान का जो सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय है, वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला आसियान फ्यूचर फोरम है, वियतनाम की राजधानी हनोई में आयोजित किया गया। ठीक है, तो यही सारे करंट अफेयर्स आज हमारे चर्चा में थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और कल मैं आपको पूरे हफ्ते का फ्री PDF दे दूंगा कंपाइल कर, और कल हम पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स का क्विज भी देखेंगे, तो वो आप जरूर देखिएगा। पूरे हफ्ते की आपको तैयारी को वो काफी अच्छा कर देगा। थैंक यू सो मच।